मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 17 सितंबर 1950। इसके हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं, राहु एनर्जी इज़ वेरी एग्रेसिव। मैं जनरली देखता हूँ 4 नंबर वाली गाड़ियों में बड़े एक्सीडेंट देखता हूँ। बर्थ रेट एक पर्सन की वो उसके एडवांटेज में नहीं है, फेवर में नहीं है। उसकी जो कुंडली या जो भी है वो ऑपोजिट बोल रही है कि ये वेल्दी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, जो भी है। बट क्या उसके कर्म, क्या उसकी इंटेंशंस, क्या उसके थॉट्स वो चीज़ चेंज कर सकते हैं? कि लोग इसमें मान्यता है लोगों की कि अच्छे नंबर्स हैं, ये ख़राब नंबर्स हैं। तो एक जनरल मोबाइल नंबर के अंदर कौन सा पैटर्न होता है जो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम? कैसे कोई अगर किसी की लीगल प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लव या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक कर सकता है न्यूमरोलॉजी प्लस मेडिटेशन के साथ? 100% करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मैंगो फाइंस पॉडकास्ट। और आज हमारे गेस्ट हैं जस पनेसर जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट और इन सारी वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। और आज हम इनके साथ एक पॉडकास्ट करने वाले जहाँ पे हम इनसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। जैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी है, तो ना आजकल बहुत लोगों को ये डाउट्स होते हैं, और जो नई जनरेशन स्पेसिफिकली उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये वर्क किस तरह करते हैं। बिकॉज इसमें बिलीव करना, अगर आपको ये बोल दे कि आपको ये चीज़ ख़राब है, अक्सर ये होने वाला है, तो लोग यूजुअली इसको बिलीव नहीं कर पाते कि क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से। तो एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी किस तरह वर्क करते हैं? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकली हमारे आसपास डेली चल रही हैं। कोई भी चीज़ हम जाके नहीं मार्केट से लेके आते, हमारे ऑलरेडी हम उसके साथ घिरे हुए हैं। आपने ये स्टोन्स डाले हुए हैं, हाँ जी। है ना? ये एनर्जीज का पार्ट है। हाँ जी। ठीक है, आपने ये सन का रूबी डाली हुई। रूबी डाला हुआ है, जुपिटर को आप किया हुआ, उधर आपकी चंद्रमा की दशा को आपने आप किया हुआ है। तो बेसिकली हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है, हम्म। इनकी भी एक ऊर्जा होती है। हम जानबूझ के तो नहीं करते, बट अनजानपने में भी हम कई इन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमने कड़ा जो नॉर्मल है हम डालते हैं उसको, ना बहुत लोग डालते हैं, उसको सर्व लोहे में भी डालते हैं। तो बेसिकली हर चीज़ की एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी बहुत एग्रेसिव एनर्जी होती है। पड़ेगी। आयरन की, आयरन की। कड़े की नहीं, आयरन की। वो आप कड़े के रूप में डाल रहे हैं, गले में डाल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में वॉरियर्स जो होते थे, वो 10-10, 15-15, 20-20 किलो आयरन के साथ आयरन डालते थे। लैस होते थे, मतलब वो लड़ते थे। उसकी भी एक एनर्जी होती है, हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है। प्लांट्स हैं, उनकी एनर्जी है ना। तो बेसिकली हम लोग इन चीज़ों के साथ घिरे हुए हैं। आपने धागा डाला कलर से, ये भी उस पार्ट का ही एक हिस्सा है। गोल्ड की क्या एनर्जी होती है? गोल्ड की एनर्जी जुपिटर की होती है। ओके। वैसे नॉर्मली इसको फिंगर्स के साथ भी जोड़ा जाता है। ये गुरु की फिंगर है, सैटर्न की फिंगर है। बट बेसिकली फिंगर से ज़्यादा ये इसकी अपनी खुद की इतनी ऊर्जा होती है कि आप पॉकेट में भी रखते हैं तब भी काम करते हैं, गोल्ड। किसी भी चीज़। ओके। अब गोल्ड की आपने बात की है, गोल्ड गॉड्स का गहना हुआ है, भगवानों का, राजे महाराजाओं का। किसी को क्या पता था ज़मीन से ये येलो कलर का मेटल निकल रहा है और ये इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। इसकी ऊर्जा है वैसी। तो जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कैसे काम करती है और वो एग्जैक्टली होती क्या है? मतलब नंबर्स की गेम है, वो एग्जैक्टली है क्या? नंबर्स बेसिकली मैं तो इसको समझता हूँ ये सोल्जर की तरह काम करते हैं, जैसे सिपाही होते हैं, ओके। है ना। एक आम दुबला पतला इंसान है, वो सड़क पे जा रहा है, उसको एक बहुत हेल्दी बंदा साथ में पास से निकल रहा है, उसको धक्का मार के भी निकलेगा, उसको बेचारा वो कुछ बोल बोल नहीं पाएगा। अब वही एक दुबला पतला इंसान है, वो जो सड़क पे चल रहा है, उसके पास 4 गनमैन है आसपास, है ना, वेपन्स उन्होंने डाले हुए हैं। तो वो जो हेल्दी इंसान साथ में जा रहा है, वो पहले तो देखेगा ये बंदा कौन है, ना? उसकी हिम्मत ही नहीं होगी उसके पास कुछ भी करने। तो बेसिकली जो ये नंबर्स हैं, ये दे आर मोर ऑफ योर सपोर्टिव एलिमेंट्स, हिडन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये हमने तो ये घर ले लिया जी, हमें तो बहुत लकी है। ये हमने स्कूटर ले लिया, हमारे लिए बहुत लकी है। लोहा बहुत लकी है। हमने गाड़ी ली, इसके बाद तो हमारी किस्मत बदल गई।
अल्टीमेटली वो जो उसकी डेप्थ है वो एनर्जी है, उस पे जो नंबर्स लगे हुए हैं, उसकी जो दिशा है, उन चीज़ों की एनर्जी। गॉट इट। हाँ जी। अब जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र सब कुछ है हमारे पास, तो एक तो ये हमने समझ लिया कि वर्क किस तरह करते हैं, क्योंकि इसको ना एक्चुअली आई थिंक सो, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, तो हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमारा खुद का दिमाग कैसे काम करता है। इतना टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आज तक समझ नहीं पाया कि दिमाग के कितने कॉर्नर किस तरह काम करते हैं। हमें भी सिर्फ 10% पता है ब्रेन के बारे में अपने, कि किस तरह काम करता है। तो इतनी लॉजिकल चीज़ें, इतनी साइंटिफिक चीज़ें समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो बियॉन्ड साइंस है वो समझने में तो बहुत मुश्किल है, आई फील लाइक। आपके हिसाब से इसका जो हमारी हेल्थ है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप्स हैं, उन सब पे क्या इफेक्ट होता है? और एक और चीज़ है कि जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक सो, जो मुझे लगता है पर्सनली, आप बताना कि मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ, आई थिंक सो ये आपके प्रीवियस कर्मा का इस पे इफेक्ट आता है कि आपके ग्रह इस जन्म में किस तरह के होंगे। इस पे इफेक्ट आता है कि आपके पिछले कर्म किस तरह के हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं कल अपने एक बहुत क्लोज ब्रदर कह लो, फ्रेंड कह लो, उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ सवाल किया कि मेरी एज 2.5 साल की थी हाँ जी। और मेरे फादर की डेथ होगी जब मैं 2.5 साल का था। और मैं कल हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे इस बात को लेके। तो ही वॉज लाइक कि मेरे भाई तू बता, ये मेरा इसमें क्या कसूर था, और मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई, मैं अपने फादर को देखना चाहता था, रहना चाहता था, मेरा इसमें क्या, मैं तो एक छोटा 2.5 साल का बच्चा, मेरे ऐसे क्या कर्म हो गए जो उनसे मैं उसको नहीं मिल पाया या मैं उनके साथ नहीं अपना टाइम स्पेंड कर पाया। ये बेसिकली पिछले जन्मों का करता धरता है। करता। और अगर एस्ट्रोलॉजी अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो भी कुछ रेट्रो हैं, कुछ पिछले जन्मों के साथ रिलेटेड हैं। वो बताती है एस्ट्रोलॉजी कि ये आपके पिछले जन्मों से ये आपके साथ ये चीज़ें चल रही। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है मेरे हम्म। पास, जैसे महाभारत है ना, महाभारत हुई थी हमारी, जी। तो उसके अंदर भीष्म पितामह थे। तो एक तो ब्रह्मचारी थे, अखंड जी। ब्रह्मचारी थे। जी। तो एंड में वो उसकी शैया पे पड़े हुए थे, हम्म। तीरों की शैया पे। तो वो जब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, जब युद्ध खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो उनसे जाके पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि मैंने, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे तो उनको अपने पिछले 100 जन्म तक याद थे। और ये सब रिकॉर्डेड चीज़ है, लिखी हुई चीज़ है। उनको अपने 100 जन्म याद थे। वो पूछते कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मुझे अपने पिछले 100 जन्म के कर्म याद हैं, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे ये कर्म का फल मिला। तो वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप 100 जन्म में थोड़ा और पीछे जाओ। तो उन्होंने, जब वो कोई राजा थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कोई सांप को उस पे फेंका था, कांटों के, लाइक फॉरेस्ट में कांटे होते हैं ना, जंगल में कांटे होते हैं, तो उन्होंने वो सांप को उस पे फेंका था। और वो सांप वहां पे तड़प तड़प के बहुत दिन लगा के मरा था उस टाइम पे। कहते हैं आपका उस कर्म का आपको फल अब मिल रहा है। मतलब आपका जो स्पैन ऑफ कर्मा है वो बहुत लंबा चलता है। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यार कर्मा तो होता नहीं, मतलब जो भगवान ने बिलीव नहीं करते वो कर्म में कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आपकी जो डीड्स हैं, एक्शंस हैं, वो एक फ्रूट बियर करेंगे करेंगे, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो आई फील लाइक कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी उसको ही रिवील करता है अल्टीमेटली कि आपके बुरे कर्म थे। देखो, इट्स अ गाइड, हाँ। बेसिकली इट्स अ गाइड बुक। हम्म। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास सिर्फ एक डिग्री के अलावा और क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कहता है जी ये दवाई खा लो, वो टेस्ट कराता है, सबसे पहले जाते हैं लैब टेस्ट कराओ, ये आपकी रिपोर्टें ख़राब आ गई, ये मेडिसिन दे के देखता है, वो मेडिसिन काम करती है नहीं करती उसको वॉच करता है, हाँ जी। हफ्ता देखता है, हफ्ते बाद असर नहीं पड़ता है, फिर उसको मेडिसिन चेंज करने की रेमेडी देते हैं, फिर उसके बाद उसको डीप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको देखें यार इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी एक, ये भी बेसिकली एक डॉक्टरी का समझ लो एक पार्ट ही। जैसे एक डॉक्टर उसको अध्ययन करता है, मरीज को देखता है, अपने पेशेंट को देखता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट वो उसको अपने जो उनके पास आ रहे हैं, उनके श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपनी रेमेडीज देते हैं। हम्म। वो देखते हैं कि ये रेमेडी दे के इसको इफेक्ट आ रहा है, वॉच करते हैं। अब जिसका काम हो जाता है वो कहता है जी बाबा जी तुझ तो बहुत बढ़िया काम करता है ना। अब जिसका काम नहीं होता है वो कहता है ये बंदा ही बेकार बिल्कुल। है ना, किसी और के पास है। हम लोगों के पास पेशेंस नहीं, वो बंदा ठीक काम कर रहा होता है, वो अपना ट्रायल बेसिस पे चल रहा होता है। हो सकता है कि वो जो उसने रेमेडी दी है उसकी डोजेज कम है, या आपका उसको रेमेडी को करने का जो आपकी आस्था है हम्म। वो ठीक नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है
कि जो लोग कोई बात करने आते हैं मेरे साथ, कोई अपनी कोई रेमेडी कराना चाहते हैं या जो कोई चीज़ पता करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो उनके मन में ना एक डाउट होता है, पता नहीं ये ठीक भी होगा नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि ऊंची दुकान और मीठा पकवान वाली बात होती है, सड़क पे चलता हुआ एक फक्कर वो भी एक चलते हुए बंदे को ऐसे करके दे देता है ना आशीर्वाद, चल ठीक है जा तेरा काम होगा, तो काम उससे भी हो जाता बेसिकली ये आस्था और धारणाओं का बेस है। यूनिवर्स वर्क ही ऐसे करता है। तो बेसिकली जो आप रेमेडी कर रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है, जो आपकी बिलीफ है, जो आपका इमोशन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो ज़्यादा है। क्या इंटेंशन है और अब आप पढ़ाई आपके सामने किताबें पढ़ी हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, यंग बच्चा है जो भी 10वीं 11वीं का बच्चा पढ़ रहा है, वो बुक लेके पढ़ रहा है और 10 बच्चे और पढ़ रहे हैं। अब वो ऐसे पढ़ रहा है, उसको पढ़ी जा रहा है, उसके दिमाग में तो कुछ नहीं जा रहा, छोड़ो यार मैंने क्या करना, उसको तो समझ नहीं आ रही, उसका रिजल्ट कैसे आएगा अच्छा। उसको तो पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके अंदर अपना पूरा इनपुट डालना पड़ेगा, तभी उसके अच्छे नंबर आएंगे, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। ये सारी जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, उसके ऊपर भी, उसकी इंटेंशन क्या है, जो गाइड होने के लिए आया है उसकी इंटेंशन उसके प्रति क्या है, उसके ऊपर भी। तो इसके अंदर मैंने सुना है न्यूमरोलॉजी के अंदर ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर 2 चीज़ें होती है, जी, और थोड़ा एक्सप्लेन करोगे वो एग्जैक्टली क्या होता है? बेसिकली ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जब हम अपना जो पहले डेट है उसको जोड़ते हैं, जैसे लेट इट बी समबडी इज 15 तारीख का बच्चा है, वो 1 and 5 है, दैट सम अप्स टू बी 6, तो उसको बोलते हैं ड्राइवर ड्राइवर नंबर। नंबर। एंड जो अ, उसके बर्थ डेट का पूरा टोटल है उसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, जो लास्ट में आता ईयर प्लस मंथ प्लस डेट? है। हाँ वो साहब। अगर अभी हम लाइव एग्जांपल किसी के करें, किसी फेमस की, लेट से हम धीरू भाई अंबानी, मोदी जी हैं के करते हैं, तो आप निकाल पाओगे उनका क्या क्या है? कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, उनका जो बर्थ डेट है, उनको जो भी आप करते हो उनका उनके बारे में थोड़ा हमें बताना कि अगर आप अपने हिसाब से करो न्यूमरोलॉजी में क्या बनता है उनके लिए। तो मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 17 सितंबर 1950। ओके। ठीक है, इसके हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं, जो ड्राइवर नंबर है दैट सम्स अप टू बी 8। 8 इज अ सैटर्न एनर्जी। ओके। सैटर्न इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। हम्म। तो जो स्ट्रेंथ है प्लैनेट की वो एक इंसान के अंदर भी दिखती है। जैसे मोदी जी को हम देखते हैं, बड़े फर्म डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल। ले लिया तो ले लिया, खड़ गए तो खड़ गए, अड़ गए तो अड़ गए। तो बेसिकली उनका जो ब्रेन है डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा फर्म, फिर वो चेंज नहीं होता। अच्छा। यही चीज़ उनकी छवि में भी दिखती है। अगर हम इसका टोटल सम अप करें, जिसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, दैट सम्स अप टू बी 5। 5 बुध होता है, और जो बुध होता है उसका काम होता है व्यापार के साथ जुड़ना, ग्रोथ के साथ जुड़ना। नो डाउट मोदी जी का जो ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे ये प्रॉपर दिख रहा है कि उनका हर चीज़ जो, क्योंकि जो ये टोटल बन रहा है, कंडक्टर नंबर बन रहा है, 5 बन रहा है, तो ये इफेक्टिव होता है जब बंदा यंग एज में आता है, अच्छा। मोस्टली 21 साल की एज के बाद। उससे पहले तो इंसान बचपने में रहता है ना, पेरेंट्स की छाया में रहता है। तो कुछ ये पास्ट जो चाइल्डहुड को भी डिपिक्ट करता है, स्ट्रगल भी डिपिक्ट करता है, क्योंकि सैटर्न ने स्ट्रगल भी उनकी लाइफ में लेके आया है ना। तो आफ्टर हिज यंग एज, जैसे ही वो अपनी यंग एज की तरफ शुरू हो गए, तो वो अपने बुद्ध ने अफेक्ट करना शुरू काफ़ी कर दिया। बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान की एज कितनी तक होगी, या फिर एक होता है ना कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका रिस्क है थोड़ा सा काम, जैसे कुछ लोग ऐसे ही अकाल मृत्यु इसको कहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो सकता है आपकी। मैंने आपको एक बात बताई थी न्यूमरोलॉजी की। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीज़ें डिपिक्ट हो जाती हैं कि ये आपका समा आ गया है ना, तो ये टाइम के ऊपर आपकी डेथ हो जाएगी। तो काफ़ी पंडित लोग बता भी देते हैं, बट ये चीज़ें रिवील करने वो संस्कारों में ठीक नहीं, सही नहीं है कुछ। है ना। जो पहला ही जा रहा है उसको पहले आप बता दो भाई तू जा रहा है,
तो उसका मोराल वैसे ही टूट जाएगा। वो लगता है उस टाइम में ना वहम हो जाएगा, तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेगा वो हाँ, उस टाइम पे अब जो आप ये कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इससे हम बुरे टाइम को कैसे पूरे टाइम सपोर्ट को कर कैसे बुरे टाइम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो अकाल मृत्यु हो गई या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी लीगल प्रॉब्लम्स हैं कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मंगल को? मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते क्या हैं। रेमेडी रहेगी उसकी मतलब? उसकी रेमेडीज डिफरेंट है, लोगों को डिपेंड करता है कि हर बंदे के कैसे पर्सन टू पर्सन उसकी ऑरा को चेक करके उससे पता लगता है। बट जो जर्नल रेमेडीज तो ये है कि यू कैन राइट 999 ऑन अ प्लेन पेपर रेड कलर से। ओके, वो जनरल आप रेमेडी है। हाँ, वो आप अपने पास रख लेते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, लेट इट बी लीगल प्रॉब्लम से ज़्यादा कई लोग नेगेटिव ऊर्जाओं से भी बड़े परेशान हैं। जैसे कि लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, कोई ऐसी चीज़ें, तो वो भी आप अपनी नंबर प्लेट के घर की नंबर प्लेट के ऊपर बैक साइड में आप लिख के रख सकते हैं, उससे भी उन चीज़ों का काफ़ी क्या लिखना है बैक साइड? यही वाइट पेपर के ऊपर 999 लिख के रख। अच्छा, नेम प्लेट के पीछे आप रख के लगा दो। घर की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, जैसी ये ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। और आजकल ना बहुत लोग कहते हैं कि इसे आपने सुना होगा कि कार के नंबर और मोबाइल के नंबर करोड़ों में बिकते हैं आजकल कई बारी। आई थिंक सो उसके पीछे ये रीज़न है कि लोग इसमें मान्यता है लोगों की कि अच्छे नंबर्स हैं, खराब नंबर्स हैं। तो एक जनरल मोबाइल नंबर के अंदर कौन सा पैटर्न होता है जो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम? देखो, बुध है जौन सा, वो नंबर 5, वो तकरीबन हर किसी के साथ ही सूटेबल होता है। ठीक है। चाहे वो देव कुंडली के लोग हैं, चाहे असुर कुंडली के लोग हैं। तो जो नंबर 5 है, दैट इज बेसिकली एनर्जी बुध। हम्म। ठीक है, और बुध का काम होता है व्यापार और उसको प्रोग्रेस में लेके आना, ग्रोथ में लेके आना। 5 इज अ वेरी गुड नंबर। जनरल में। जो नो और कार और व्हीकल्स के लिए क्या नंबर है बेस्ट? कार और व्हीकल्स के नंबर, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, हर इंसान के लिए अलग। बट एक जनरल अगर कहे जाए तो जनरल में जो बहुत अच्छा है। देखो, चंद्रमा की एनर्जी भी काफ़ी ठंडी मानी जाती है, जैसे राहु एनर्जी इज़ वेरी एग्रेसिव। मैं जनरली देखता हूँ 4 नंबर वाली गाड़ियों के बड़े एक्सीडेंट देखता ओके। हूँ। अच्छा, और 4 टोटल की इसमें 4 आ रहा है? 4 नंबर अगर किसी पे लगा होता है तो उसके साथ मैं काफ़ी देखता हूँ ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली आई थिंक 2 एनर्जी इज़ वेरी गुड फॉर कार्स। फॉर कार्स। 2 हो जाए, 6 हो जाए, बिकॉज वीनस एंड 6 दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके। तो अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, वो बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने शुरू किया और बहुत बहुत अच्छी एम्पायर खड़ी कर दी। जी। तो उनकी अगर हम फितरत की बात करें न्यूमरोलॉजी के जी। पर्सपेक्टिव से, तो क्या है उनका? सर, धीरू भाई अंबानी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज ऑल्सो वन। हम्म। ठीक है, ये बेसिकली सन कारक है, सूर्य की एनर्जी है। इसको धन के साथ भी जोड़ा जाता है, पैसे के साथ भी जोड़ा जाता है। सेंस बनती है। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा मनी के साथ इसको इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर। पर उनकी स्टार्टिंग में लाइफ की काफ़ी स्ट्रगल रहा है बिकॉज उनके पेरेंट्स और वो। देखो, वो सारी जो स्ट्रगल थी वो बेसिकली बिकॉज मैंने जैसे बोला 1 है, तो उनका जो माइंड जो वर्क करता था वो काम ही उसके लिए करता, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहे थे कि मेरी लाइफ के अंदर पैसा आए। वो कितना है वो नहीं अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ना किसी को पता होगा कि इतनी हाइट्स पे पहुंचेंगे, बट डेफिनेटली सन का काम है पैसा लेके आना। और इनकी बर्थडे 28 है ना? इनकी बर्थडे तो और 28 से मुझे एक चीज़ याद आई कि जो स्टीव जॉब्स हैं, जो जो थे स्टीव जॉब्स, तो स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं एंड ही इज़ ऑब्वियसली ही वाज वेरी रिच और वेरी नॉलेजेबल। बट स्टीव जॉब्स को अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट देखोगे और जो उनका बर्थ डेट है, तो वो सबका जो टोटल वगैरह बनता है वो 28 ही बनता है। 28 अगेन सम्स अप टू 1। अब सूर्य देखो आप, सूर्य को आप देख नहीं सकते, उसका प्रकाश इतना होता है ना, उसकी एनर्जी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हीटअप वाली होती है ना। तो बेसिकली ये इंसान को भी वैसा ही बनाता है, आपका प्रकाश जागृत करता है, आपकी जो वेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। तो सूर्य का काम ऐसे ही नहीं। एक और चीज़ है कि जैसे अब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें प्रिडिक्शंस होती हैं। तो मैंने ये कई बार देखा है कि बहुत लोगों की ना प्रिडिक्शंस अच्छी होती हैं और वो सुन के इतने खुश हो जाते हैं कि वो मेहनत करनी थोड़ी छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ कि वो कर्म करने छोड़ देते हैं और तीसरा कि उनका इंटेंशंस चेंज हो जाती हैं कि लाइक दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट।
तो इसमें फिर चेंज भी आ सकता है। डेफिनेटली जी। अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ भी है, अल्टीमेटली आप कोई भी चीज़ पास में ला के रख लो, नंबर चेंज कर लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो हमेशा ही करना पड़ेगा। तो कोई भी आप कर्म करते हैं, अब खाना घर पे पड़ा है तो उठा के मुंह में तो डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ बताना, लेट्स से कि उसकी बर्थ रेट एक जी। पर्सन की, वो उसके एडवांटेज में नहीं है, फेवर में नहीं है, उसकी जो कुंडली या जो भी है वो ऑपोजिट बोल रहे कि ये वेल्दी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, जो भी है, बट क्या उसके कर्म, क्या उसकी इंटेंशंस, क्या उसके थॉट्स वो चीज़ चेंज कर सकते हैं? 100% करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो चौथा अध्याय है इसका, जो चौथा पावा है लाइफ का, जिसको पाया बोलते हैं, तो वो मेडिटेशन है। बहुत दुनिया ऐसी है जो सी ना न्यूमरोलॉजी को मानती है ना एस्ट्रोलॉजी को मानती है, वो बिलीफ को जरूर मानती है। चाहे वो आस्तिक है चाहे वो नास्तिक है, चाहे वो भगवान को मान रहा है चाहे नहीं भी मान रहा। अगर वो भगवान को नहीं मान रहा तो वो कर्म को मान रहा। उसने किसी ना किसी को तो अपना गुरु बनाया हुआ है। वो खुद को बना के बैठा कि जी मेरी मेहनत मेरा सब कुछ है ना, तो मैंने किया, तो वो मैं कौन है, उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। और एक जैसे होता है ना कि बर्थ नंबर्स होते हैं, जैसे आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपने बताया, तो हम एक बार वो करते हैं, क्विक राउंड करते हैं, बिकॉज लोगों को ये जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है यूजुअली, और ये खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोग अपने घर बैठे बैठे जो देख रहे हैं इसको। तो 1 to 9 जो टोटल होता है अपना बर्थ डेट्स का, तो उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शुरू करते हैं। अगर आपकी बर्थ डेट का जो टोटल है वो 1 बन रहा है, तो उसका क्या है, सूर्य है? उसका सूर्य है। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश करता है, धन कारक है, पैसा लाता है इंसान की जीवन हम्म। में। फादर की इमेज सूर्य की होती है, पिता का उसके ऊपर आशीर्वाद होता है। इफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ वाले के फादर नहीं, या वो उसके सूर्य या उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो ये नहीं है कि वो नहीं आ सकता। तो वो मेहनत करेगा, वो आएगा, बट ये 100% श्योर है कि उसका सूर्य वीक है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिसके फादर नहीं है। हाँ, जिसके फादर्स नहीं है या जिनके फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक नहीं है बट डेट ऑफ बर्थ में 1 है, वो आज ना कल वो 100% सक्सेसफुल होगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? किस चीज़? जैसे एक ट्रेट हो गया कि इसकी खूबियाँ हैं, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे नीच में चला गया जी, हम्म, नीच में जैसे उसका सूर्य नीच हो गया, फादर की डेथ हो गई यंग एज में, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था, तो वो चीज़ें उसकी डिसएडवांटेज है, बंदे का डिफेम कर देता है। अच्छा, सूर्य नीच का चले जाए, फादर फादर को इशू आ जाता है। फादर में भी आपके रियल फादर हैं, आपके इन लॉज हैं या फादरली फिगर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ जाती नंबर 2 का क्या करेक्टरिस्टिक्स है। है? नंबर 2 इज इट्स अ वेरी, जिसको बोलते हैं ठंडी एनर्जी है, ये चंद्रमा का स्रोत है, और इट इज़ अटैच टू मदर, माँ के साथ जुड़ा हुआ नंबर है ये। हम्म। हाँ, तो 2 नंबर वाले बेसिकली काफ़ी ठंडे स्वभाव के होते हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से वो नहीं होता कि मैं अग्रेसिवनेस नहीं होती उनमें। आपका क्या सर, क्या आपका क्या नंबर बनता है? मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 6। अच्छा, तो 6 बनता है। 6 का क्या है फिर करेक्टरिस्टिक? वीनस। वीनस, ओके। तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? 6 वीनस के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंसान लग्जरी के साथ जुड़ता है, ओके। उसका कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हम्म, चाहे वो खाना हो पहनना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ साफ और अच्छी उसको पसंद आती है। मतलब लाइफ उसकी सैक्रिफाइस हो रही नहीं होती। वो लाइफ में पैसे बहुत खराब करता है, खर्चता है वो। खर्चता हुआ है ऑफिस। अच्छा। और ठीक सही, आप बिल्कुल सही ये भी कभी गाड़ी ले ली, कभी कुछ ले लिया, तो उसकी वो प्रॉब्लम होती है, वो माइंड की साइकी होती है। नंबर 3 का क्या है बर्थ डेट का? नंबर 3 वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, हम्म। और जुपिटर का नंबर है, और ज़्यादा ये लोग पॉलिटिकली थोड़ा सा इफेक्टिव होने की कोशिश भी करते हैं। मतलब और कैसे वो? पावरफुल। पावरफुल कह लो, पॉलिटिकली कह लो, लैंड होल्डिंग्स वाले लोग कह लो, उन लोगों के साथ ये जुड़ता है। मेरा भी नंबर 3 है एक्चुअली। हाँ। तो ठीक है, अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे, भगवान को मानते होंगे, जैसे ऐसे आप नंबर गॉड बोल की रहे हो। तरफ काफ़ी झुकाव होगा,
इस है। पॉडकास्ट में हम आए इस वजह से क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही आपसे हुई थी। हाँ, जैसे जैसे हम नंबर बोल रहे हो ना, वैसे वैसे मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ मैच कर रहा हूँ और वो एक्यूरेट निकल रहा है। नंबर 4 का क्या है? नंबर 4 खिंचता बहुत है बंदा, गुस्सा रहता है। गुस्सा नहीं रहता, वो अपने आप से खिंचता रहता। ओके। मतलब उसके डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्योंकि राहु एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बैठता नहीं है टिक के, उसको लगता है यहाँ बैठूं अब यहाँ से उठ के आगे चले जाऊं, तो उसकी मूवमेंट रहती है। इम्पेशेंट कह सकते हैं। इम्पेशेंट कह लो, उसके डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ कह लो, वो डिसीजंस लेगा वो थोड़े बहुत ऐसे ही लेगा। ओके। फिर 5 नंबर का क्या रोल? 5 इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ओके। वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, बुद्ध का नंबर है, बात करेंगे पायदार करेंगे, ठीक है, और एडवाइस देंगे, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। हम्म। ठीक है, अगर किस्मत से आपकी वाइफ 5 जोड़ वाली मिल गई तो समझ लो जिंदगी तरक्की की तरफ से अच्छा, एडवाइस ठीक मिलती थी। मैं समझ गया। और 6 तो आपने बता दिया था। 7 का क्या है? 7 केतु नंबर है जी। केतु। केतु और डिसीजंस नहीं मेक करने देता, एक चौराहे में खड़ते हैं हम, वहां से आगे चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, नहीं वो पीछे वाला रास्ता ठीक था। तो ये इन 7 वाले लोगों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है, और लेटली अगर ये कंडक्टर नंबर्स में चला गया तो ये मैरिटल डिस्प्यूट्स में भी लेके खड़ा कर देता है। अच्छा। 8 8 नंबर मोदी जी की हमने डिस्कस की, वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी। एनर्जी, तो बेसिकली ये दबाव पाने वाली एनर्जी होती ओके। है, मतलब कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ जी, Dominant. वो डोमिनेटिंग एनर्जी। 9 जो लास्ट है और 9 मंगल के साथ जुड़ती है जी। हम्म। आप देख लो मंगल वाले लोग, मैं गाड़ियों पे बहुत नंबर देखता हूँ, 99, 999, 4 9, तो बेसिकली ये फेमस लोग होते हैं, ये इसको फेम की तरफ ले जाओ, जैसे 27 नंबर सलमान खान का है, 2 and 7 sums up 2, उसका वो चीज़ें कहीं ना कहीं 9 रिफ्लेक्ट करते ही करते गॉट इट। और अगर लाइक ना कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मैंने बहुत बार देखा भी है कि न्यूमरोलॉजी में जब कोई भी बताता है ये वाली चीज़ कि 1 से 9 का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब नंबर्स के, तो लोग कहते हैं तुम तो बोल रहे हो अमीर है, हम तो अमीर है नहीं, लेकिन बट उसमें भूल हैं। जाते देखो कि वो नीच के होते हैं, वो नंबर्स जो चल रहे होते हैं ना, उसकी रेमेडीज का देखो, ये मैंने पहले भी बोला था, अगर वो नंबर आ गया और उसकी वो स्थिति नहीं है तो ये नहीं है कि आपकी ऑप्शन खत्म हो गई, वो आस्था पे आगे बात खड़ेगी आपके लिए, बाकी लोगों से चीजें आसान होंगी उस चीज को, मैं समझ गया। उस चीज को पाने के लिए। इस इसका एग्जांपल दे सकते हैं अगर कि एक क्रिकेटर है तो उसके बेटे को क्रिकेटर बनना इजी रहेगा क्योंकि उसके पास कनेक्शंस है, सब कुछ है। हाँ पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन बनना इजी रहेगा। जी, तो वो आपके लिए एक कह सकते हैं कि भगवान ने रास्ता क्रिएट किया हुआ है। रास्ता क्रिएट किया हुआ है, वो प्लेनेट नीच पे चल रहा है, उसको कुछ कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। न्यूमरोलॉजी के साथ जैसे मैं लोगों के मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ, जैसे गाड़ियों के नंबर चेंज करते हैं, नेम्स के अंदर कुछ चेंजेस अच्छा, लाते हैं, हाँ, वो ये बताना इंटरेस्टिंग है कि कैसे किसी का नेम उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है और उसके लिए नेगेटिव हो सकता है और क्या रेमेडी कर। नेम्स के भी सम अप को चेक करना होता है। अच्छा। जैसे अल्फाबेट ABCD को, जैसे A1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके उसके अल्फाबेट्स को टोटल लगा के जैसे उसका सम अप होता है, मे बी बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नाम में राहु आ गया और वो बेसिकली देव कुंडली का बंदा है, वो जहाँ भी जाएगा उसको लोग जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, लोग कतराएंगे उससे, छोड़ो यार इसको इग्नोर करो। देव कुंडली क्या हुआ है? देव कुंडली होती है जैसे सूर्य हो गया, देव प्लैनेट्स हो गए, असुर प्लैनेट्स हो गए, जैसे राहु केतु और सैटर्न शनि। मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? मेजर डिफरेंस यही है कि दोनों की कैटेगराइजेशन है जी, एक तो देवते हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मार्स हो गया, जुपिटर। जुपिटर भी है जी। अच्छा। जी ये आपके सारे देव प्लैनेट्स हैं, और बाकी असुर प्लैनेट्स आ गए। बाकी ये सब प्लैनेट्स। अच्छा। अब मैंने आपसे पूछना था कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जैसे प्रेडिक्ट करते हैं लोगों के लिए, ये कंट्रीज और वर्ल्ड के लिए प्रेडिक्ट हो सकता है? काफ़ी चीज़ें, जैसे आपने रेमेडीज़ की बात की, जैसे मैंने 4 नंबर की बात की, तो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, उनके आगे जो लाइफ फर्दर लाइफ आ रही, इसको ठीक करने की भी रेमेडीज़ होती है। जैसे रेमेडी होती है, बंदा यार ये तो रुकेगा नहीं, इसको रोकना है, इसको फॉरेन भेज, ये नहीं रुकेगा इसको सरकारी जॉब में भेज, है ना, जैसे हम अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर पाते, हमने करना क्या है, तो उसको सरकारी जॉब में भेज दो, सारा हिंदुस्तान घूम ही जाएगा, फॉरेन में भेज दो, वहाँ घूमेगा, तो बात यह है कि उसकी वो एनर्जीज
उसको सपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पर नेगेटिव है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट चेंज एनवायरनमेंट से ओके। अगर हम करें कि बिकॉज ना मैंने भी कहीं रिसेंटली पढ़ा था, बहुत बहुत जगह पढ़ा है और एक जगह नहीं, मैंने ये कुछ किताबों में पढ़ा हुआ है, कुछ न्यूज़ चैनल में भी देखा था, बट जब मैंने सब कुछ कनेक्ट किया तो काफ़ी लोग कह रहे थे इस बारे में कि अगले 2-3 साल पूरे वर्ल्ड के लिए क्रूशियल है, क्योंकि कह रहे थे कि जो प्लैनेट्स की प्लानिटरी पोजीशन है ना, मतलब राहु केतु की नहीं, जो मेरे एक्चुअल प्लैनेट्स अभी सोलर सिस्टम में है, उनकी जो पोजीशंस हैं अभी, वो बिल्कुल सिमिलर जा रही हैं जो महाभारत के टाइम पे पोजीशंस थी प्लैनेट की एग्जैक्ट। तो उन्होंने कहा थिंक 2026 के अंदर पोजीशंस फिर से आने वाली हैं जो एग्जैक्टली महाभारत के टाइम हुई थी, जो कि आई थिंक द बिगेस्ट वॉर ऑन अर्थ अब तक की है। जो लोग बिलीव करते हैं हुई थी, जिसको जो लोग नहीं करते बिलीव नहीं हुई थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके एक्चुअल प्रूफ्स हैं हमारे पास, जनरली हैं। तो आपके हिसाब से आप बता सकते हो कि अभी 2025, 26, 27 के लिए वर्ल्ड की और इंडिया की प्रोडिक्शंस क्या है? न्यूमरोलॉजिकली 2025 का ये मंगल का साल है। ओके, इसके अंदर लैंड और जो मंगल के साथ जुड़े हैं लोग वो सारे राइज करेंगे नहीं। गॉट इट। और 2026 के लिए, बिकॉज मैं जितना भी मैंने पढ़ा सारा कुछ कि ये युद्ध हो सकता है बहुत बड़ा, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप कोई चीज़ हो सकती है, तो 2026 के लिए क्या, कौन सा साल होने वाला है वो? 2026 इज एनर्जी वन, सूर्य की एनर्जी। हम्म। जो इंडिया की प्लानिटरी जो इसकी प्लेसमेंट है, तो उस हिसाब से इंडिया की आप बात करते हैं तो ये फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ पे चले जाए 26 में, 26 में। बिकॉज अल्टीमेटली देखा है लास्ट कुछ सालों से, 4-5 सालों से अल्टीमेटली वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो वॉर चल ही रही है जी। कॉन्स्टेंटली। इसराइल पैलेस्टीन चल रहा था, उसके अलावा यूक्रेन रशिया चल रहा था, फिर मिडल ईस्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं आजकल, मतलब वो तो थ्रू आउट ही रहा है, बट लाइक वो चीज़ तो चलती रहती है, बट एक होता है ये तो कि पहले भी होती थी, अब भी हो रहे हैं। इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं। सोशल मीडिया तो आया ही अब है। हर चीज़ अब सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ उभर के बाहर आ रही है। छोटी चीज़ को आप बाहर ले आओ वो लगता है यार पता नहीं। अगर नागालैंड की बात करें, अगर तो मैं यूट्यूब देख लूँ तो मैं शायद जा ही ना पाऊँ बहुत उधर, कुछ, हाँ। है ना। तो जो एक्चुअल लोग जाके आते हैं वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर बंदा। नेगेटिव क्रिएट करते हैं। अब केरला की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी नक्सलिज्म बहुत है। तो अल्टीमेटली हर बंदे का जो व्यू पॉइंट है वो एक एग्रेशन क्रिएट करने वाला। हाँ, मेरे मेरे हिसाब से तो आप अपनी लाइफ को पीसफुली जियो और अपने खुद पे कंसंट्रेट करो, दैट इज मच बेस्ट। बेसिकली लोगों के ओपिनियन शेप होते हैं जी। उनकी इन्फॉर्मेशन से, एंड अगर इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कंट्रोल्ड एंड फ्लो से कंट्रोल्ड हो तो आप लोगों के ओपिनियंस बदल सकते हो। तो फिर उसी वजह से आप जैसे आप कह रहे हो एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही सोचते हैं। डिप्रेशन और डिप्रेशन, अच्छा। और आप ये देख लो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं उसके पास हेल्थ नहीं है, बिल्कुल। है ना। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हेल्थ भी है, उसके पास फैमिली नहीं, टाइम नहीं है, और फैमिली नहीं, किसी का फादर नहीं है, किसी नहीं की अच्छी। वाइफ नहीं है, किसी मदर नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है। तो बेसिकली हर इंसान कहीं ना कहीं जाके अभाव में, एक और खालीपन है। एक खालीपन है, वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो उस चीज़ के साथ फाइट करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि मेडिटेशन से इंसान को जुड़ना चाहिए। अच्छा, जो आपने कहा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलनेस, जी कैसे कोई अगर किसी की लीगल प्रॉब्लम है, जी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लव या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जी। वो कैसे ठीक कर सकता है न्यूरोलॉजी प्लस मेडिटेशन के साथ? देखो जो तो आपकी मेडिटेशन है उसमें सारी चीज़ें ठीक होती हैं, है ना, क्योंकि आप की जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। रिलेशनशिप्स खराब कहाँ होते हैं? जहाँ वो पर आपका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। अब आपका और मेरा भाईचारे का रिलेशनशिप है, आप से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप खराब हो। ऐसे लव लाइफ के अंदर आज की डेट के अंदर की अगर आज की बात करें तो हर इंसान ही इतना ज़्यादा समझ लो कि लाइट में आ गया है, इतनी ज़्यादा उसमें जो आज का जनरेशन का फुटस्टेप है, उस हर कोई आज की डेट में कोई घूम रहा है, कोई हर बंदा ग्रोथ की तरफ को जाने को बैठा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। आज से अगर 20 साल 30 साल पहले चले जाओ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होती। आज लड़की है उसकी भी एक्सपेक्टेशन हाई है, मेरे पास भी हर चीज़ चाहिए, खुद की चाहिए, है ना।
पहले पॉकेट मनी से काम सरता था, उसमें भी सहारते थे। अब लेवल चेंज हो गई, है ना। तो इंसान को अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और वो कंट्रोल आप कह रहे हो मेडिटेशन के थ्रू। वो मेडिटेशन से। तो कैसे, हाउ कैन वन गो अबाउट मेडिटेशन, कैसे शुरू करे, किस टाइम का तो आपने बताया मुझे, मतलब क्या टाइम भाव को रखे। और एक बहुत बड़ी मैंने प्रॉब्लम फेस की है, क्या सोचे, लोग कहते हैं कुछ मत सोचो, कोई कैसे कुछ नहीं सोच सकता, क्या दिमाग में चलना चाहिए उस टाइम पे। देखो, ये मेडिटेशन, ये सारी जो ये सारा आर्ट है, ये ध्यान का, है ना। आप अब पुरानी थोड़ी सी कौतक की बातें करते हैं, तो पहले टाइम में एक तन्ना जट ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, तो उन्होंने क्या किया, वो उनको मना कर दिया गया मंदिर में, तूने जाना नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी। तो बैठ गया जी वो डोक लगा के, जी ना जी, मैं तो पत्थर रख दिया उसने, तू मेरा रब, है ना। तो वो बैठ गया ध्यान लगाने से। अब पत्थर तो कंकर है, वो तो कुछ भी नहीं है ना। उसी ने वो जमीन से कंकर उठाया, उसने उसके ऊपर ध्यान लगाया, योग किया, मेडिटेशन की, उससे बातें की, उसका उससे रिजल्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अब खुद भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसके हल चलाए और उसकी समस्या का समाधान किया, है ना। तो मेडिटेशन तो ये है कि आपकी आस्था के ऊपर, इंटेंशन जितना क्या रखें। जितना आप प्योर होके उस चीज़ के साथ जुड़ते हो, उसके ऊपर आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दिस इज द थंब रूल। ठीक है, अगर आप कहते हो आप नहीं नहीं कुछ देखना, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को देख के ध्यान लगा सकता हूँ, तो भगवान तो इसमें से भी निकला है। भगवान के आई थिंक सो, एक ना लाइक आजकल लोग भगवान को उस तरह इमेजिन नहीं कर पाते, बट आई थिंक सो आज के टाइम में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं आपको कि हाउ टू परसीव गॉड, कि उनको समझना किस तरीके से, उनका क्या फंक्शन है। तो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि लोगों को लगता था कि यार, जैसे होता है ना कि आप मूर्ति को की पूज रहे हो या फिर वो चीज़ है, तो इसमें एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक मूर्ति, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एक मूर्ति को कार्व कर दिया, उसको अच्छे वस्त्र पहना दिया, उसको बहुत सुंदर बना दिया, तो सिर्फ वहीं भगवान आ सकते हैं। बिकॉज इसका मेरे को एक याद है इंसिडेंट, जैसे आपने बताया था ना, आई थिंक सेम इंसिडेंट ही था कि एक भक्त थे, मुझे उनका नाम नहीं याद अभी, आउट ऑफ माई डेट माइंड से याद नहीं। एक भक्त थे, श्री कृष्ण जी के ही थे, जैसे ठाकुर जी आपने बोला। तो वो वहाँ पे गए और वही जात पात वाली चीज़ करी, किसी जो वहाँ पंडित जी थे उनने जात पात वाली चीज़ करी कि आपकी जाति नीचे जाति की है, तो आपको हम आने नहीं देंगे, हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं नहीं आ सकता, सर को मुझे रोक रहा है। तो कहा मैं तो भक्त हूँ, मैं तो, वो फिर वो आई थिंक गंगा के पास ही मंदिर था, तो वो गंगा किनारे जाके बैठ गए और अपना ध्यान करने लग गए श्री कृष्ण जी का। तो और ये एक्चुअल चीज़ है, ये मनगढ़ंत नहीं है, एक्चुअल में हुआ था उस मंदिर में, आज जो मूर्ति उस तरह पड़ी हुई है। तो जो मूर्ति थी ना, बिकॉज वो ध्यान, क्योंकि जो पंडित जी वहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ ये चीज़ बोल रहे हैं कि तुम्हारी जाति वगैरह, तो जाति वाली चीज़ को तो भगवान पता ही है कि वो चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था वो कर्म पे क्रिएटेड था, वो धीरे धीरे करके लोगों ने अपने हिसाब से उस पर बना दिया कि ये तुम बर्थ बेसिस पे हो, एक्चुअल में कर्म पे था। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो मूर्ति थी ना, वो फुल वानिटी टर्न कर जाती है अपने आप, कि आज भी वहाँ पे दर्शन करने जाता है कोई भी, तो मंदिर के आगे से नहीं जाता, वहाँ पीछे जहाँ पे दीवार थी, जहाँ पे वो मूर्ति बड़ी थी, वहाँ पे होल कर दिए कि दर्शन यहीं से होंगे, बिकॉज वो जो मूर्ति थी श्री कृष्ण जी की या ठाकुर जी की, वो फुल 180 मुड़ गई थी अपने भक्त की तरफ देखने के लिए, पूरे मंदिर को छोड़ के। और ये मूर्ति आई थिंक सो आज भी वृंदावन साइड पे, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं लोकेशन क्या है, बट वो मंदिर आज भी वैसे ही है, मूर्ति पूरी मुड़ी हुई है और वो पूरी चीज़ है आज तक। एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका कास्ट सिस्टम वगैरह चीज़ थी, तो वो आपके कर्म पे बेस्ड थी कि आप क्या काम करते हो। अगर आप पढ़ाई करते हो और आप लोगों की सेवा उस टाइप तरीके से करते हो कि आप बुद्धिमान हो, आप बुद्धिजीवी हो, तो आप ब्राह्मण थे। आप लड़ते हो, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप क्षत्रिय थे। और अगर आप बिजनेस करते हो तो वो वैश्य थे। अगर आप कोई साफ सफाई का काम करते हो तो शूद्र थे। और उसमें कोई भी रैंकिंग नहीं था, इट वॉज नॉट लाइक 1 2 3 4। ये हमेशा था कि आपको फंक्शन क्या है, आप क्या चूज करते हो, आपकी लाइफ कहाँ डायरेक्शन देती है। इट वॉज नेवर अबाउट बर्थ कि आप अगर पैदा एक शूद्र हो तो आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। वो कोई कहता नहीं था कि, ऑब्वियसली वो बाद में चीज़ चेंज होने लगी बिकॉज लोगों का खुद का ओपिनियन बीच में मिक्स हो गया। और जहाँ लोगों का ओपिनियन मिक्स होता है, वो अमृत को भी विष बना देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं पूरी चीज़ को। तो आई थिंक सो वही चीज़ है कि लोगों को भेदभाव की जगह वो सोचना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी 3 बोल रही, अच्छा। जो आपका डे ना। हाँ, अब आपकी पूरी पूरी बात भी सेंस में। हाँ, और मैंने ना जैसे, बेसिकली ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं काफ़ी। हम्म, जी। और जैसे मैं ना, जैसे अब मेरा उस तरफ इंक्लिनेशन जनरली है जो आप कह रहे हो कि भगवान को पाने का या फिर जो माया है, माया से मुक्त होने का।
तो मेरा जब इंक्लिनेशन रहता है तो मैं ऑब्वियसली ये सर्च चीज़ें करता हूँ, रिसोर्सेज निकालता हूँ अलग अलग, कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कि किस तरह लाइफ जीनी चाहिए इसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, बट जो मेन चीज़ निकल के आती है कि अगर आपको माया को छोड़ना है, लाइक माया मीन्स एवरीथिंग जो यहाँ पे है, जो माया की एनर्जी से बनी हुई है, तो उसका एक सिंपल तरीका बताते हैं वो, कि एक तो भगवान है, मेडिटेट करो जितना कर सकते हो, उनको याद रखो। आजकल कहते हैं नाम जप करो, बिकॉज नाम जप से क्या होता है कि आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली उनकी इमेज बनती रहती है। और चौथा कि जब आप उनको याद कर रहे हो तो उनसे कुछ मांगो मत, क्योंकि अगर आप उनसे कुछ मांग लोगे तो आप माया ही मांगोगे। मुझे पैसा दे दो, मतलब जो भी लोग कहते हैं कि यार मेरे को सेटिंग नहीं बन रही कहीं पे, मेरा सेटिंग करा दो, मेरी लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। आप उनसे कुछ नहीं मांगोगे, आपको वो अल्टीमेटली दे देंगे। बट जब उनने वो दे दिया तो उनको पता चलेगा कि तुम्हारी इंटेंशन उनको पाने की नहीं थी, तुम्हारी इंटेंशन उनसे कुछ लेने की थी। तो वो इंटेंशन जब क्लियर होगी तो भगवान को होता है कि इसको मैं माया दूंगा, इसको मैं खुद को नहीं दूंगा। तो वो वहीं फंस के रह जाता है, जन्म जन्म होते रहते हैं। इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी बताऊँ आप? हम्म। खुद के लिए ना मांगो, बेस्ट फ्रेंड को बोलो मेरे लिए तू मांग ले, वैसे है। है ना? वो 100% इफेक्टिव हो, क्योंकि वहां पर उसकी आस्था चेंज हो। हाँ। तो मैं पहले भी आपसे बात की एक आस्था की। हाँ जी। हर चीज के अंदर एक इंटेंशन है ना? उसी चीज से ये चलती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी के तो सारी जो भी उसकी राइटिंग्स हैं वो सारी ऊपर से ही आई हैं सीधी। तो वो ऊपर का मतलब ये है कि जैसे जितनी भी होली बुक्स बनी हैं वैसे एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स भी बनी। हाँ, लाल किताब जैसे। तो बेसिकली उनके ऊपर उन देवताओं के और उन गुरुओं के और उन भगवानों के आशीर्वाद हैं, इन चीज़ों के साथ लाइफ जुड़ी होगी। हम्म। और आप जो कह रहे थे ना कि आप जिस किसी भी चीज़ में मेडिटेट करोगे तो वो आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल उनका है, नरसिम्हा जी का है। कि जब प्रहलाद जी को वो आग में कर रहे थे आगे, तो उनको आग का हीट फील नहीं हो रही थी। फिर जब वो कहते कि जो, मुझे नाम नहीं रहा याद, राजा का बहुत डिफिकल्ट नाम था कहने में, तो वो कहते कि क्या तेरा भगवान इस उस स्तंभ में भी है, जो स्तंभ होता है वहाँ पे? तो कहते, वो कहते कि हाँ है। और कुछ टाइम बाद ही जब वो उनको मारने वाले होते हैं, प्रहलाद जी को मारने वाले होते हैं, तो वही तोड़ के नरसिम्हा जी प्रकट हो जाते हैं, उसी पिलर को तोड़ के एग्जैक्ट। तो वही चीज़ है कि वो इस बारे में नहीं कि आपकी मूर्ति कितनी सुंदर है या आपका वो क्या, आपकी इंटेंशन क्या, वो मैटर करती है। जैसे आपने अभी रेमेडी बताई कि आप खुद मत मांगो, दोस्त को बोलो, तो इसका मेरे ख्याल से ये हो गया कि अगर दोस्त मांगता है दूसरे के लिए, उसका अच्छा कर्म आ रहा है, और जिसके लिए मांगा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपके बीच में लूप होल आप कह सकते हो, बीच का जो लूप बोला। होल है। हाँ। तो हर चीज़ करने का एक ढंग होता है, तरीका हम्म। होता है। ऐसे एक और अच्छी स्टोरी और भी थी, जो आपको अगर शायद पता हो, सुदामा जी और कृष्ण जी की। जिसमें आपको मतलब सुदामा जी का बाय बर्थ वो चीज़ थी कि वो बहुत गरीब थे, लाइक बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास किसी चीज़ के पैसे नहीं थे, और उनकी किस्मत पे लिखे भी नहीं थे पैसे आने, पैसे धन या शक्ति कुछ भी आना। कपड़े फटे पहने, खाने को कुछ नहीं है, तो वो उस टाइम कहते वो चरना अमृत पीते थे, जो भगवान का मतलब होता है ना, कि भगवान को चढ़ा के जो पानी उनके पैरों में रख के पीता है बंदा। पर उनके बच्चों को तो खाना खाना था, तो वो उस पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो पूरी वही स्टोरी है कि उनकी जो वाइफ थी वो कहती थी कि आपके पास कुछ नहीं है, बट आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, कहते हैं जिसको दोस्त हैं, वो श्री कृष्ण खुद है, तो आप उनसे जाके मांगो। बट क्योंकि वो इतना विलीन थे अपने भगवान के इसमें, तो वो कहते कि मैं तो जा ही नहीं सकता, कि मतलब मैं तो मांग ही नहीं सकता उनसे कुछ डायरेक्टली, क्योंकि मेरा ही वो धर्म में भ्रष्ट हो गया एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बट किसी तरह उनको जाना पड़ता है किसी वजह से। फिर वो अपने नेबर से, अपने जो नेबर होते हैं उनसे वो मांगते कि मुझे एक चावल की वो दे दो। तो वो जो चावल छांटता है ना बंदा, तो उसका जो बचा हुआ होता है, वो चावल के कवर होते हैं, think से ऐसा कुछ होता है, तो वो लेके जाते हैं, बिकॉज उनके पास और कुछ नहीं होता। वो लेके जाते हैं, रास्ते में सारा जाते हैं, तो वहाँ जाके जब वो बोलते हैं उनको कि जो बाहर पहरेदार होते हैं उनके राज्य के बाहर जो पहरेदार होते हैं, जो उनका कैसल पैलेस जो भी कहते हैं उसको, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और अंदर रुक्मिणी जी बैठे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप उनको बुला के लेके आओ। तो वो कहते हैं तेरा दिमाग ठीक है, मतलब जो बाहर पहरेदार खड़े हैं उनको पता नहीं कौन है ये, कि तेरा दिमाग ठीक है यहाँ पे तो, मतलब उसमें एक स्पेसिफिक लाइन है, मैं खुद नहीं बोल रहा, वहाँ लिखी हुई है कि यहाँ तो शिव और ब्रह्मा को भी वेट करनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, उनकी अनुमति मिलती है तब अंदर जाते हैं वो। और जो डिस्ट्रॉयर है और जो क्रिएटर है, उन दोनों को वेट करनी पड़ती है। तो तू किस हिसाब से कह रहा है? तो वो किंग कहते हैं कि बस मुझे बता दो कि सुदामा जी आए हैं, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, तो आप अंदर जाके मुझे उनको बता दो। तो फिर श्री कृष्ण जी भागे भागे आते हैं बाहर तक। मुझे बाहर आते हैं तो उनको अंदर लेके जाते हैं, उनको बिठाते हैं वहाँ पे। फिर उनको जब वो चावल देते हैं ना कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे लिए, मैं ले, मतलब उनको शर्म आ रही होती है देते हुए कि इतना बड़ा पैलेस, इतना बड़ा तामझाम सारा भगवान का, दो मैं इनको एक कैसे दूँ चावल। तो वो चावल देते हैं, चावल दे के कहते हैं कि अब खाना शुरू करते हैं वो फिर चावलों को उनके अपने हाथ से ही।
तो आई थिंक सो ऐसा कुछ था कि कॉन्सेप्ट था कि 3 बार खाते हैं वो। पहली बार खाते हैं ऐसे तो धरती लोग उनके दे देते हैं, वो उनको दे देते हैं। दूसरी बार खाते हैं स्वर्ग दे देते हैं उनको। तीसरी बार खाने वाले होते हैं वो अपना वैकुंठ धाम देने वाले होते हैं, सबसे टॉप पे है। तो वो देने से पहले रुक्मिणी को रोक देते हैं कि तुम जो सारा कुछ दे दिया अपना, तुम कहाँ रहोगे फिर। वो थर्ड से पहले रोक देते हैं। बट उनका क्या होता है कि उनको ना श्री कृष्ण जी को पता होता है कि उनको हालत खराब है, बहुत बुरी हालत है, तो उनको कुछ देना पड़ेगा। बट वो देते नहीं है बिकॉज वो मांग नहीं सकते सामने से। भक्त मांग ही नहीं रहा उनसे कुछ, वो सिर्फ भगवान को मांगते हैं। तो फिर भी उनको कहते हैं कि तुम अच्छे कपड़े पहन लो, सब कुछ अच्छा कर लो। और फिर जब वापस जा रहे हो तो श्री कृष्ण जी खुद ही कहते हैं कि आप कपड़े मत पहनो अच्छे, वही जो कपड़े पहन के तो वही पहन के जाओ, क्योंकि रास्ते में कोई लुटेरा वगैरह मिल गया तो आपको लूट पाट कर लेगा आपकी। वापस जाते हैं वो। और वो जब वापस अपने घर जाते हैं तो उनको वो देखते हैं कि मेरा तो यहाँ पे कुटिया थी, यहाँ पे कुटिया तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एक द्वारका जैसा शहर बना हुआ है। कहते ये तो यहाँ था ही नहीं, ये द्वारका इतना अच्छा शहर था ही नहीं इधर। वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि ये कहती तो आपका ही घर है। और उस टाइम एक कंपैरिजन किया था कि जो कुबेर होते हैं गॉड ऑफ वेल्थ, कहते उनके कंपैरिजन की वेल्थ आपको मिल चुकी है। तो फिर वो पूछते कि यार मेरी तो किस्मत में ही था ये कुछ। कहते भगवान आपसे खुश हुए और आप उनको, उनने आपको बिना कोई कर्म करी सारा कुछ ताम झाम दे दिया। और इससे एक एग्जाम्पल मिलता है कि अगर आपका मेन फोकस माया है, पैसा, रिलेशनशिप से कुछ भी जो यहाँ पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो सब मिल जाएगा अल्टीमेटली, बट आपको वो नहीं मिलेगा जो क्रिएटर है इस सब चीज़ का। बट आपका अगर फोकस क्रिएटर है तो ये सब कुछ आपके लिए मैटर भी नहीं करेगा, आपके अटैचमेंट भी नहीं होगा, आपको मिल भी जाएगा। मेरा ये मानना है पर्सनली। ठीक है रे, तो इतिहास है। हाँ, बिकॉज मेरे को ये पता पता सब कुछ क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि अगर आपको भगवान को समझना है तो उनके पास टाइम्स पे आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि वो हर सिचुएशन किस तरह हैंडल करते थे। तो वो समझना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो आपका जो मैंने देखा पूरा, अगर हम पॉडकास्ट का डिस्कशन कहेंगे, पॉडकास्ट नहीं, पूरा जो एक क्रक्स आया, एक चीज़ मिली हमें कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं, बढ़िया हैं, आपकी मदद भी कर सकती हैं, बट आपका अब वो तब तक आपकी मदद नहीं करेगी जब आप खुद की मदद नहीं करते। कर्म नहीं वो करते तो मिलेगा आपको मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के। बिल्कुल ये चीज़ है। भगवान से, क्रिएटर से कनेक्ट होके। बिकॉज वहाँ कनेक्ट नहीं होगा तब तक माया नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। सक्सेस नहीं मिलेगा। जो यूथ है अभी, आजकल तो अभी पढ़ाई, अभी चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आगे भी चलते रहेंगे। हर बच्चे ने पेपर्स देने हैं, फ्यूचर को रीसेट करना है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो पढ़ते हैं तो उनको, अगर वो, उनका माइंड पीस पे नहीं आएगा, वो मेडिटेशन से नहीं जुड़ेंगे, वो लेवल अटेन होना, वो पॉसिबिलिटी कम। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने तो बहुत बार देखा है, जो हमारे टाइम में फर्स्ट आ रहा होता था वो रियल लाइफ में कहीं नहीं, वो बिल्कुल ही फेलियर्स थे, वो कहीं के कहीं पहुंच गए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आस्था के साथ जरूर गई। और लोग कभी चेंज भी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों मैंने देखी कि वो 10वीं तक बिल्कुल टिप टॉप बढ़िया स्टूडेंट, 10वीं उनका फोकस चेंज हो गया, बिल्कुल ही खत्म पढ़ाई। ऐसे उल्टा हो गया, 10वीं तक कुछ नहीं करा, 11th 12th में फोकस आया, एकदम आईआईटी चले गए। तो मैंने वो फ्लिप भी होता देखा काफ़ी बार। आप इसी दिन अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप- ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में कुछ गलत लिखा है तो वो हो गई आपके साथ, आप उसको कर्मों से ठीक कर सकते हो। आई थिंक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह काम करेगा आपके लिए। तो जस जी, बहुत बहुत सीखने को मिला आपसे बात करके, बहुत कुछ पता लगा चीज़ों के बारे में, एंड बहुत बढ़िया लगा। और ये था मैंगो फाइन्स पॉडकास्ट। हम एपिसोड्स नहीं डालते, हम सिर्फ मतलब नंबरिंग नहीं देते, हम सिर्फ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ये पॉडकास्ट था। अगर आपको पसंद है, कमेंट्स पे प्लीज़, एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ वेलकम। एंड क्या बढ़िया लगा, क्या नहीं बढ़िया लगा, प्लीज़ बताएं। एंड या दैट्स इट।